हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, हम लोग ने केंद्रीय विद्यालय और डीएसएसबी का जो बैच स्टार्ट किया है, हमने जो कोर्स कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमारा जो कोर्स था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ ऐसे टॉपिक्स बचे हुए थे। जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने आप लोगों से बात की थी कि हमारे जो कुछ बचे हुए टॉपिक्स होंगे, ठीक है, जैसे ही जब कोर्स खत्म होता है उसके बाद देखा जाएगा कि किस यूनिट से कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास अभी भी बच रहे हैं, उन टॉपिक्स को हम लोग खत्म करेंगे। उसी टॉपिक्स में से आज हम लोग एक टॉपिक और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल हमारे पास अवेलेबल है। आप देखेंगे, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी से केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हो, चाहे डीएसएसबी का हो या किसी भी तरह का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी नेशनल लाइब्रेरी है, नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ से क्वेश्चन आना कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी इन द सेंस कि बहुत ज़रूरी है। कोई भी एग्जामिनर होगा, किसी भी तरह का एग्जाम आपसे पूछा जा रहा होगा, उसमें आपको नेशनल लाइब्रेरी से जरूर एक क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है। ठीक है, आप लोग कनेक्ट हो जाइए, सब स्टार्ट करते हैं क्लासेस। आकांक्षा श्रीवास्तव जी गुड इवनिंग, नंदिनी जी गुड इवनिंग। और कौन कौन स्टूडेंट्स हैं एक बार देख लेते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिव्या सिंह जी, दिव्या सिंह, फाइनली सर आप आ गए। बेटा मैं आऊँगा ही, मेरे को आना ही है, क्योंकि अभी आपका कोर्स खत्म नहीं हुआ है। मैंने व्हाट्सएप के मैसेजेस देखे थे, मुझे थोड़ा सा वहाँ देख के ये लगा कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर गायब हो गए हैं, या एमसीक्यूज़ जो हमारे क्वेश्चंस बचे थे वो होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा बेटा कि आप लोग के जो टॉपिक्स हैं वो कवर नहीं होंगे, एमसीक्यूज़। हम लोग भी ह्यूमंस हैं ना, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कभी कभी। मशीन की तरह काम हम लोग ने क्या देखा था मैनेजमेंट में कि ह्यूमंस को मशीन की तरह नहीं ट्रीट करना है, ह्यूमंस को ह्यूमंस की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, वैसी सेम चीज़ें यहाँ पे भी हैं। अभी आपके पास 14 डेज अवेलेबल है। जो मैंने आपको कोर्स कंप्लीट करा दिया है ना, जितने भी टॉपिक्स हमारे पास हमारे हो गए हैं, अच्छे से पढ़िए बेटा। वहाँ से भी आप नोट्स बनाइए। आप लोग फुल्ली टीचर को, कोई भी टीचर हो इस लाइफ में, कभी भी किसी भी कोर्स को आप कर रहे हो, फुल्ली टीचर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बट आप ये सोचेंगे कि सर हमें 1 to Z पढ़ा दें, पढ़ाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट उसके साथ साथ आपको भी मेहनत करनी होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, जो भी क्लासेस चल रही हैं नोट्स बनाते रहिए। आपके पास जो वीडियोज़ अवेलेबल है ना, सच बता रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग से, अगर आपने इस कोर्स से पहले भी मेरी कोई कोर्स की वीडियो देखी होंगी, तो मैंने सिर्फ ई ज्ञान कोश को ही उठा के क्लासेस ली हैं। मैंने किसी स्पेसिफिक राइटर की बुक या किसी पब्लिकेशन के बारे में ये नहीं सोचा कि उससे उसका कंटेंट उठा लूँ और पढ़ा दूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। ई ज्ञान कोश हमारे पास अवेलेबल है, बहुत अच्छा सोर्स है। लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, इसलिए मैंने थोड़ा सा चीज़ों को आसान किया। मैंने भी इग्नू से ही अपनी क्लासेस सारी कंप्लीट की हैं। मेरा MLIS और BLIS सीधा सब इग्नू से हुआ है, और वहाँ से पढ़ने से ही सबसे अच्छी और बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो मैं भी आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़, अगर आप कभी भी तैयारी करें तो किसी भी एक राइटर के, हमेशा बच्चे बुक पूछते हैं, सर बुक बता दीजिए कौन सी बुक से पढ़ लूँ। कभी नहीं, आपके पास ई ज्ञान कोश है, EPG पाठशाला है, बस वो सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, सबको गुड इवनिंग। बहुत सारे बच्चे थे, निकल गए बातों में। चलिए चलिए, सबको गुड इवनिंग। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है, ठीक है, हमारा जो टॉपिक होगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये जब मैं यूनिट 1 कर रहा था वहाँ पे नहीं डिस्कस हुआ था। ठीक है, वो चीज़ें छूट गई थी। ऐसे अभी हम लोग ने शिवाजी यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कोल्हापुर की है, वो भी बचा हुआ है, हम लोग वो कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हमारे यूनिट वाइज जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स बच गए हैं, ज़्यादातर 1 में बचे हैं, और एक मैनेजमेंट के टॉपिक में, मोटिवेशन थ्योरी में बचा हुआ है। मैक्सिमम यही चीज़ें बची हैं यूनिट 1 में। यूनिट 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट है। यूनिट 4 में भी शायद क्या नाम है, कंप्यूटर वाले में भी कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन बचा हुआ है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सोचिए, देखिए कैसे होगा क्लासेस। अभी हमारे पास जो भी टॉपिक्स बचे हैं वो कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे आज मैं लाइब्रेरी साइंस में हमारा जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट करने वाला हूँ, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसी टॉपिक के साथ इसके जितने भी MCQs हैं वो सारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग डे वाइज हम लोग MCQs ख़त्म करेंगे हर टॉपिक के, हर चैप्टर के। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, जैसे यूनिट 1 में 6 चैप्टर्स हैं, उन सभी 6 चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जहाँ से 100% गारंटी है कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पक्का बनेगा। कोई ऑप्शन ही नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन ना मिले आपको। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से हमेशा क्वेश्चन बनेगा। UGC, RRLF और यूनेस्को,
ये तीनों इंस्टीट्यूशन जो लाइब्रेरी साइंस के डेवलपमेंट में काम कर रही हैं, इनसे 100% क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक जहाँ से मैं क्या, आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, हमेशा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वहाँ से ज़रूर आपसे बात की जाएगी, उनके टॉपिक्स, उनके डिटेल में डिस्कशन होगा, उनके एमसीक्यूज डिस्कस की जाएंगे। इस तरह से हम लोग की आगे कंटिन्यू क्लासेस बढ़ेंगी। जैसे ही हमारी क्लास यूनिट 1 खत्म, उसके बाद यूनिट 2 के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे, यूनिट 3 के करेंगे, 4 के करेंगे, मतलब कि 5 दिसंबर। देखिए कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जो छोटे मोटे टॉपिक्स बच गए हैं मैं अब उनकी वीडियोस में कंप्लीट करूंगा और साथ साथ में एमसीक्यूज कराऊंगा। एमसीक्यूज टॉपिक वाइज चलेंगे, मतलब यूनिट 1 के खत्म होंगे, फिर यूनिट 2 के स्टार्ट होंगे, यूनिट 2 के खत्म, यूनिट 3, 4, 5। ठीक, इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, नंदिनी जी ने पूछा सर करंट अफेयर क्लासेस नहीं होंगी क्या? बेटा जो करंट अफेयर क्लासेस थी वो मुझे ही लेनी है। अब मेरे को इस तरह से टाइम अवेलेबल नहीं हो पा रहा है कि मैं क्लासेस लूँ, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास कहीं से भी कोई भी, अगर आपके पास ईयर बुक अवेलेबल हो जाए, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों वो आप करा दीजिए। फिर भी मैं कोशिश करूँगा लास्ट के 10 डेज़ में, 5 डेज़ में अगर मेरे पास अच्छा टाइम मिल जाता है तो मैं आप लोगों को एमसीक्यूज करा दूँगा। ठीक है, अंजलि जी हैप्पी शिवरात्रि, आज शिवरात्रि है, आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। चलिए, आई थिंक 7-8 मिनट हो गए हैं, मैं क्लास खत्म करता हूँ। ठीक है, सॉरी क्लास स्टार्ट करता हूँ। चलिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से, एक बार थोड़ा सा कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट्स ना करें, सो दैट कि मैं फोकस होकर क्लास कर सकूँ। उसके बाद जो भी टॉपिक्स होंगे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, आप ये देखिए, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है हमारी, नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे इंडिया की राष्ट्रीय धरोहर है ये बिल्डिंग। ठीक है, राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर का संस्थान है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की कहानी है, ऐसा नहीं था कि एक दिन में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बन गई है, या भारत आज़ाद हुआ तो सरकार ने कहा कि हम अपनी एक नेशनल लाइब्रेरी बनाएंगे और चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। एक दिन में नहीं कंप्लीट हुआ है, नेशनल लाइब्रेरी एक दिन में नहीं खत्म हुई है, इसलिए इसकी पूरी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, क्रोनोलॉजी देखनी पड़ेगी, पहले क्या हुआ था, दूसरे टर्म में क्या हुआ, थर्ड, मतलब आपको पूरी फ्रॉम द डे फर्स्ट, जब से नेशनल लाइब्रेरी की हिस्ट्री स्टार्ट हुई है और आज तक की चीज़ें समझनी होंगी। एग्जाम में इसी बीच में से कहीं से भी आपसे कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना आज का टॉपिक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए, ठीक है, कहानी सुन लीजिए, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, एकदम से सब कुछ लिखा हुआ है, समझिए इस चीज़ को। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की जो शुरुआत होती है वो होती है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से। आप लोग को पता होगा हर सिटी में, हर जगह पे, जब इंडिया गुलाम था, जब इंडिया ब्रिटिशर्स के उसमें था, तब हर जगह क्या हो रहा था, पब्लिक लाइब्रेरीज खुल रही थी। जैसे मद्रास की पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी खुली, वैसे ही कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी खुली। तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी हमारे हमारी नेशनल लाइब्रेरी की शुरुआत कही जा सकती है कि यहाँ से इसका बीजारोपण हुआ था, यहीं से चीज़ें स्टार्ट हुई थी। यही जाके बाद में ये चीज़ें कहीं से मर्ज होंगी, मर्ज होने के बाद जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा उसी को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया जाएगा। बट क्वेश्चन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के डिक्लेयर होने से पहले भी पूछे गए हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया डिक्लेयर हो गई है, उसके बाद से क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन उससे पहले भी हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये पूरी हिस्ट्री समझ ली तो आपको नेशनल ऑफ इंडिया समझने में बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जिसको हम लोग CPL कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम जानते हैं, कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1836, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। अब यहीं से चीज़ें देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, सब चीज़ें फैक्चुअल है, यहाँ पे कंसेप्ट नहीं समझना है आपको इस टॉपिक पे, सब चीज़ें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। आपको जो भी फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे आप नोट डाउन करते जाइए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप लोग बैठ के कहीं पे भी कभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो कोशिश करिए जब भी ये वीडियो देखें एक पेन पेपर लेके बैठें और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। वैसे आपको सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, PDF भी अवेलेबल हो जाएगी, बट खुद से नोट्स बनाने का जो बेनिफिट मिलेगा ना आपको, वो हमेशा मिलेगा। चलिए, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1836। यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कब बनी थी, ठीक है। आंसर आपके पास आना चाहिए 1836 में। चलिए देखिए, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी ने जब बनी थी, अब अंग्रेज इतनी आसानी से तो हम इंडियंस को घुसने नहीं देंगे वहाँ पे, तो जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी रखी थी उसकी फीस ही इतनी रखी दी गई थी कि यहाँ पे जो आम नागरिक है, आम इंसान है, वो वहाँ पे जा ना पाए। मैं कब की बात कर रहा हूँ? 1836 की। अब 1836 में इस इंस्टीट्यूशन में आप कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में जाना चाहते थे, उस समय अगर आप होते तो आपको 300 रुपये
एक मेंबरशिप फीस लेनी पड़ती है इसकी। 300 रुपए की मेंबरशिप फीस देकर आप कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के मेंबर बनते हैं और यहाँ पे जो रखे हुए रिसोर्स हैं उनका यूटिलाइज करते हैं। अब आप सोचिए, जब हम अपने दादा परदादाओं से ये कहानी सुनते हैं कि हम 1 रुपये मार्केट में लेके जाते थे, मेलों में लेकर जाते थे और वहाँ से भरपेट खाना खाते थे, सामान लेकर आ जाते थे और वो पैसे बच भी जा रहे थे। अगर कुछ ऐसा सुनते होंगे तो 1836 में 1 रुपये की जो वैल्यू थी उसको कर कंपेयर करिए 300 रुपए की वैल्यू से, कितनी बड़ी अमाउंट रखी गई थी। क्यों? जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे कोई इंडियन बहुत ईजिली एंटर ना कर सके। इंडियन का इन द सेंस कि जो पुअर इंडियंस हैं, अगर राजा महाराजाओं की बात करें तो वो बहुत ईजिली आ सकते थे, बट नॉर्मल इंडियंस के लिए यहाँ पे चीज़ें एंटर करना थोड़ा सा मुश्किल था। या तो इसको आप वन टाइम पेमेंट कर सकते थे या फिर इनको 3 इंस्टॉलमेंट, मतलब 100 रुपए के इंस्टॉलमेंट में 100 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट करके आप इसको दे सकते थे। लेकिन बाद में देखिए क्या हुआ, पुअर स्टूडेंट्स के लिए और अदर के लिए अलाउड था, किसमें, जैसे फ्री ऑफ चार्ज अलाउड थे, लेकिन वो सिर्फ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए था। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कहानी इसलिए याद रखिएगा, इसलिए चीज़ें समझिए ताकि आपको ये चीज़ें दिमाग में बैठती चली जाएँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट था 1836 में द्वारकानाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर उनके ही फैमिली में से एक पर्सन थे जिनका नाम था द्वारकानाथ टैगोर। वो इस लाइब्रेरी के मेंबरशिप में फर्स्ट मेंबर्स थे इसके। इनको ये जो डाटा आपके पास मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, ये हमारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वहाँ से लिया गया है, एकदम ऑथेंटिक सोर्स है। आप कहीं से भी इसको फैक्ट्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिए गए फैक्ट्स में से, क्योंकि ये मैं अभी बस कॉपी पेस्ट करके मैंने यहाँ पे डाला है, मैंने एक भी पॉइंट, एक भी शब्द यहाँ से एडिट नहीं किया, मैंने जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का डाटा है वहाँ से वो कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया है। तो जो भी डाटा मैं आपको दे रहा हूँ वो 100% ऑथेंटिक है। एग्जाम में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, अगर आपका केवीएस में कोई क्वेश्चन वेरी कर जाए, लेकिन अगर आपने यही डाटा इस्तेमाल किया है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं विद प्रूफ। आप प्रूफ भी देना होगा ना, अगर आप केवीएस को चैलेंज करेंगे कि आपने जो आंसर दिया है, आंसर की निकाली है वो गलत है, तो आप उस आंसर को वैलिड करने के लिए, सही करने के लिए कहीं से तो ऑथेंटिक सोर्स देंगे। और वो ऑथेंटिक सोर्स अगर आप नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से देते हैं तो उससे अच्छी चीज़ क्या होगी। ठीक है, तो जो डाटा यहाँ पे पास अवेलेबल है वो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है, क्योंकि मैंने खुद कॉपी पेस्ट किया है। आप भी चाहें तो इसको वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, द्वारकानाथ टैगोर इसके फर्स्ट प्रोपराइटर थे। फर्स्ट प्रोपराइटर का मतलब फर्स्ट यूजर भी बोल सकते हैं, मालिक। प्रोपराइटर का वैसे तो मालिक जो हिंदी वर्जन होता है वो होता है इसका मालिक, लेकिन आप इसको कह सकते हैं इसके फर्स्ट प्रोपराइटर थे। अगर एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि द्वारकानाथ टैगोर कौन था, या द्वारकानाथ टैगोर का लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी में क्या रिलेशन था, किस तरह से वो नेशनल लाइब्रेरी से संबंधित थे, तो आपको आंसर यहाँ देना होगा फर्स्ट प्रोपराइटर थे कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। उस समय तक ये कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में बात चल रही है। ठीक है, ये ऐसी लाइब्रेरी थी उस समय, इंडिया की ऐसी लाइब्रेरी थी जैसी यूरोप में भी मिलना मुश्किल है। इस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ था। जो कलेक्शन था वो इतना बेस्ट कलेक्शन था कि इस तरह की लाइब्रेरी यूरोप में भी मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत अच्छा कलेक्शन था नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का उस समय। बस यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, आपको 1836 याद रखना है डेट, द्वारकानाथ ठाकुर को याद रखना है क्योंकि ये फर्स्ट प्रोपराइटर थे वहाँ के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक, इसी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के साथ साथ अभी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी एक जगह स्टेब्लिश हो चुकी है, लेकिन इसी के साथ साथ एक और दूसरी लाइब्रेरी बनने वाली है जिसका नाम है द इंपीरियल लाइब्रेरी। ये कब बनी थी? इंपीरियल लाइब्रेरी का जो डेट बनता है वो है 1891। देखिए, याद करिए और समझने की कोशिश करिए, क्रोनोलॉजी समझिएगा। ठीक है, आपके पास ये डाटा आराम से याद हो जाएगा। इंपीरियल लाइब्रेरी बनती है 1891 में, बट कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी पहले ही बन चुकी है 1836 में। 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी 1891 में। ठीक है, ये कैसे बनी थी? उस समय जो कलकत्ता में बहुत छोटे छोटे सेक्रेटरीट्स हुआ करते थे, जैसे आज भी हमारे इंडिया में जो भी हमारी मिनिस्ट्री, उसमें देखिए अलग अलग मंत्रालय होते हैं ना, और हर मंत्रालय की अपनी एक छोटी छोटी डिपॉजिटरीज होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं। तो उस समय इंपीरियल लाइब्रेरी बनाने के लिए वो छोटी छोटी सेक्रेटरीट लाइब्रेरीज को ना इकट्ठा कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। छोटी छोटी सेक्रेटरीट लाइब्रेरी को मिलाकर मर्ज करके एक लाइब्रेरी बनाई गई जिसका नाम दिया गया इंपीरियल लाइब्रेरी, और ये काम हुआ था 1891 में। ठीक है, ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इंपीरियल लाइब्रेरी के बारे में। बस यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कब बनी और हमारी इंपीरियल लाइब्रेरी कब बनी थी। ठीक है, इंपीरियल लाइब्रेरी में भी रिस्ट्रिक्शन था, जो नॉर्मल यूजर्स थे उनको जाने का, यहाँ पे कोई फीस नहीं ली जाती थी। इंपीरियल लाइब्रेरी थी, यहाँ पे ब्रिटिशर्स और जो ब्रिटेन के जो बाहर से आने वाले लोग थे, ऑफिसर्स थे, वो इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर सकते थे। ये चीज़ थी
इंपीरियल लाइब्रेरी के बारे में। अब क्या हुआ, इंपीरियल लाइब्रेरी और कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी को एक लाइब्रेरी बनाने के बारे में प्रस्ताव आया या बात चलने लग गई। इसी को हम लोग कहते हैं अमलगमेशन ऑफ कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी या इंपीरियल लाइब्रेरी। इंपीरियल लाइब्रेरी और कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया, अमलगमेट कर दिया गया। इसका मतलब हुआ कि दोनों लाइब्रेरी जो अभी तक अपने आप में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस थे, अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे, इन दोनों के रिसोर्सेज को, इन दोनों की जगहों को मिलाकर एक जगह बनाई गई, जिसको बाद में, ठीक है, जब कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी मिलेगी तो उस मिली हुई लाइब्रेरी को भी हम लोग ने इंपीरियल लाइब्रेरी कहा था। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी जो पहले की इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी थी और जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी थी, इन दोनों को मिलाने के बाद भी जो नई लाइब्रेरी बन रही है उसका नाम भी हम लोगों ने इंपीरियल लाइब्रेरी रखा। यहाँ पे देखिए, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 में बनी, इंपीरियल लाइब्रेरी 1891 में बनी, और इन दोनों को मिला दिया गया। इन दोनों के मिलाने के बाद भी जो लाइब्रेरी बन रही है उसका नाम भी इंपीरियल लाइब्रेरी बना। और ये मिलाने का काम कब हुआ था, ये अमलगमेशन कब हुआ था, ये हुआ था 1902 में। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि इंपीरियल लाइब्रेरी और कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी का मर्जर कब हुआ। आपसे पूछ लेगा मर्जर कब हुआ, आपसे पूछेंगे अमलगमेशन कब हुआ, ये दोनों लाइब्रेरी मिलाकर कब एक नई लाइब्रेरी बनाई गई और उस नई लाइब्रेरी का नाम क्या था, ये सब चीज़ें होंगी आपके लिए इंपीरियल लाइब्रेरी। ठीक है, चलिए, ये काम करने वाला कौन था, किसके दिमाग में आया कि चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को मिलाते हैं। ऐसा डिसीजन देने वाला जो व्यक्ति था जिसके नाम से पूछा जाता है वो है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, उस समय इंडिया में रहने वाले वायसराय का नाम है लॉर्ड कर्जन, जो गवर्नर जनरल था। ठीक है, जो वहाँ उस समय इंडिया का गवर्नर जनरल था of India of the earlier years in the 20th century is usually credited with the idea of opening a library in a Kolkata for public use। इस व्यक्ति की वजह से इस लाइब्रेरी को मर्जर किया गया था और इसी व्यक्ति ने, लॉर्ड कर्जन ने ही ये देखा कि जो इंपीरियल लाइब्रेरी बनी है आफ्टर मर्जर, क्योंकि उस समय इंपीरियल लाइब्रेरी में पब्लिक्स को जाना अलाउड नहीं था, ऑफिसर जा सकते थे। इस वजह से इस व्यक्ति ने, लॉर्ड कर्जन ने, इसको पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, पब्लिक यूज़ के लिए खोला। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मर्जर किसकी वजह से हुआ, लॉर्ड कर्जन की वजह से। किसने इसको पब्लिक इंपीरियल लाइब्रेरी को, अब ध्यान रखिए, जो भी मैं इंपीरियल लाइब्रेरी बोलूंगा वो मर्जर के बाद बनी इंपीरियल लाइब्रेरी होगी। उसको लॉर्ड कर्जन ने किस पब्लिक लाइब्रेरी को ओपन कराया था, सॉरी किस लाइब्रेरी को, तो आंसर आपका आना चाहिए इंपीरियल लाइब्रेरी जो मर्जर के बाद बनी थी। ठीक है, अब इसी ने डिसाइड किया था, यही लॉर्ड कर्जन ही ऐसा व्यक्ति है जिसने ये डिसाइड किया, जिसके डिसीजन से इंपीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का मर्जर हुआ था। ठीक है, अमलगमेशन हुआ था, मर्जर हुआ था, दोनों लाइब्रेरी मिलाकर एक लाइब्रेरी बन रही थी। ठीक है, जो नई लाइब्रेरी बनी थी, ठीक है, उसको पब्लिक के लिए कब ओपन किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जो पब्लिक इंपीरियल लाइब्रेरी बनी आफ्टर द मर्जर, उसको पब्लिक के लिए कब ओपन किया गया। ये डेट आपके पास मिलती है 30 जनवरी 1903। इंपॉर्टेंट डेट है, एक्यूरेट डेट है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से निकाली गई है, कॉपी पेस्ट की गई है। आप एकदम ऑथेंटिक सोर्स मान के इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोग नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, बिल्कुल वहां पे देखिए। चलिए, आपको जो डेट मिलेगी 30 जनवरी 1903, ठीक है, ये आपके पास एक डेट है जो पब्लिक के लिए खोलने। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंपीरियल लाइब्रेरी कब पब्लिक के लिए ओपन की गई थी, डेट आपके पास मिलेगा 30 जनवरी 1903। किसने ये डिसीजन लिया था, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, ये 2-3 चीजें यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। अमलगमेशन कब हुआ, इस स्लाइड से क्या क्या ले जाएंगे आप लोग, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन 1902। अमलगमेशन कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी का 1902 में, किसके आदेश से, लॉर्ड कर्जन के आदेश से। कब इसने मर्जर के लिए मतलब किसने मर्जर के लिए स्वीकृति दी थी, लॉर्ड कर्जन के, जो गवर्नर ऑफ इंडिया था। ठीक है, गवर्नर जनरल था इंडिया का। कौन सी 2 लाइब्रेरी, ये 2, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल। किस डेट से खोला गया पब्लिक लाइब्रेरी को जनता के लिए, 30 जनवरी 1903। ये चीज़ें आपको बस याद रखनी है यहाँ से। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी। चलिए, अगर नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी, यहाँ पे क्या हुआ है, अमलगमेशन हो गया। अमलगमेशन होने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति होगा ना जो पहले वहाँ पे एज ए लाइब्रेरियन काम किया होगा। कोई तो ऐसा पर्सन होगा, जब लाइब्रेरी इंपीरियल लाइब्रेरी बन गई आफ्टर द अमलगमेशन, जो न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी बनी थी, उस न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था।
ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके पास आंसर होना चाहिए जॉन मैकफार्लेन। ये आपके पास एक पर्सन है जो न्यू इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी, या मैं कह रहा हूं जो न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी, उसका मतलब है आफ्टर द मर्जर। उसके बाद जो पहला व्यक्ति जो यहाँ का लाइब्रेरियन बना वो कौन था? वो था जॉन मैकफार्लेन। ये कौन थे? ये ब्रिटिश म्यूजियम के, जो ब्रिटिश म्यूजियम यानी जो ब्रिटेन में म्यूजियम है लंदन के, वहाँ के ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे। उनको यहाँ बुलाकर इस पद पे बैठाया गया। किस पद पे? जो न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी बनी है उसके फर्स्ट लाइब्रेरियन की वजह से। इनके बाद जब इनकी जो मृत्यु हुई, जॉन मैकफार्लेन की जो मृत्यु हुई, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स थे, इनकी मृत्यु के बाद कौन ऐसा व्यक्ति था जिसको उस सीट पे बैठाया गया? कौन सा दूसरा व्यक्ति था? और वो दूसरा व्यक्ति इंडियन था। ठीक है, वो दूसरा व्यक्ति इंडियन था, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम था हरिनाथ डे, क्योंकि ये पहले ऐसे इंडियन होंगे जो न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बन रहे हैं। यानी इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति जो न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बन रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले भारतीय लाइब्रेरियन कौन थे। देखिए, क्वेश्चन ये भी आएगा आपसे कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहले लाइब्रेरियन कौन थे, तो क्वेश्चन अलग है, तब आंसर आपके पास अलग रहेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले इंडियन लाइब्रेरियन, आपका आंसर आना चाहिए हरिनाथ डे। ठीक है, हरिनाथ डे इंडिया के पहले ऐसे लाइब्रेरियन थे जो इंपीरियल लाइब्रेरी के बने थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे, अब वो अंग्रेज हो सकते हैं या इंडियन हो सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले कौन थे? तो जॉन मैकलाफ। और अगर पूछा जाए सेकंड लाइब्रेरियन कौन थे, तो हरिनाथ डे। अगर ये पूछा जाए कि पहले इंडियन लाइब्रेरियन कौन थे, हरिनाथ डे। ठीक है, ये चीजें थी। अब इनके रिटायरमेंट के बाद, हरिनाथ डे रिटायर हो गए, हरिनाथ के रिटायरमेंट के बाद कौन बना तीसरा लाइब्रेरियन? वो बने थे हमारे खान बहादुर मोहम्मद असदुल्ला। ये तीसरे लाइब्रेरियन थे इसी के, ठीक है, इंपीरियल लाइब्रेरी के। और जब तक ये लाइब्रेरियन रहे, ये कब तक रहे? जुलाई 1947 तक। इंडिया जब तक आज़ाद नहीं हो गया, तब तक न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियन थे वो कौन थे? हमारे खान बहादुर मोहम्मद असदुल्ला। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंपीरियल लाइब्रेरी के आखिरी लाइब्रेरियन कौन थे। ठीक है, प्लीज नोट डाउन करते जाएगा, इंपीरियल लाइब्रेरी के आखिरी लाइब्रेरियन कौन थे? खान बहादुर मोहम्मद असदुल्ला। ये यहाँ पे थे, और इनका जो टेन्योर था वो टिल जुलाई 1947, जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हो गया तब तक। इसका मतलब अब जैसे इंडिया आज़ाद होगा तो इंपीरियल लाइब्रेरी को ख़त्म करके इसी को हम लोग बोल देंगे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अब जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बनेगी वो कौन सी होगी? जो यही पहले इंपीरियल लाइब्रेरी थी, इसी को चेंज कर दिया जाएगा, इसी का नाम चेंज कर दिया जाएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। चलिए, ये तो कहानी थी इंपीरियल लाइब्रेरी तक। यहाँ से आपने क्या क्या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कैरी की है, एक बार आपको देखिए रिवाइज करा देते हैं। अमलगमेशन हो गया है, जो नई लाइब्रेरी बनी है उसका नाम है इंपीरियल लाइब्रेरी। इसके पहले लाइब्रेरियन बनेंगे जॉन मैकलाफ्लिन। ठीक है, इनके बाद इनकी डेथ हुई थी, इसके बाद हरिनाथ डे आए थे। ये इंडिया के पहले लाइब्रेरियन थे जो इंपीरियल लाइब्रेरियन के लाइब्रेरियन बने थे। ठीक है, चलिए, इसके बाद खान बहादुर मोहम्मद असलम बने असदुल्ला। ये टिल जुलाई 1947 तक रहे। और इंपीरियल लाइब्रेरी के आखिरी लाइब्रेरियन, लास्ट लाइब्रेरियन भी कौन थे? यही थे, मोहम्मद असदुल्ला। इसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इंडिया आज़ाद हो गया 1947 में। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ। इसके बाद इसी लाइब्रेरी को, इंपीरियल लाइब्रेरी को ही हमने कन्वर्ट कर दिया नेशनल लाइब्रेरी में। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे कि हमने उसी इंपीरियल लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के रूप में स्वीकार किया। चलिए, आफ्टर द इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज द नेम इंपीरियल लाइब्रेरी टू द नेशनल लाइब्रेरी विद द एनेक्टमेंट ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948। भारत सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसमें ये चीज़ लिखी गई थी। उस एक्ट का नाम था इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम चेंज कर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किया? यह पूछा जाएगा, फ्रॉम द विच एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज द नेम ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी टू पब्लिक लाइब्रेरी। आपको आंसर देना है इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज द नेम ऑफ एक्ट 1948। इस अधिनियम के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम चेंज करके नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किया गया। ठीक है,
चलिए, 1 फरवरी 1943, दोबारा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाला है। अब हमारी जो इंपीरियल लाइब्रेरी थी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बन गई। 1 फरवरी 1953 को, 1 फरवरी 1953 को नेशनल लाइब्रेरी वाज ओपन टू द पब्लिक। देखिए, इससे पहले जो हमारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया थी उसको पब्लिक के लिए नहीं खोला गया था, मेंटेनेंस का काम चल रहा था, चीज़ें चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे टाइम के बीतने के साथ साथ एक डेट आई हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, 1 फरवरी 1953। 1953 को, सॉरी 1953, 1 फरवरी 1953 को अपनी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। पहली बार ऐसा था कि जनता को यहाँ पे जाने की आज़ादी मिली, और ऐसा काम करने के लिए जो इसका इनॉग्रेशन किया था, पहला इनॉग्रेशन, पहली बार ऐसा काम करने के लिए डेट निकाली गई थी 1 फरवरी 1953। किसके द्वारा किया गया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इनकी देख रेख में, या फिर कहे इन्होंने इनॉग्रेशन किया था, इन्होंने शुभारंभ किया था। डेट आती है आपके पास 1 फरवरी 1953, जिसमें हमारी जो इंपीरियल लाइब्रेरी थी उसको, सॉरी हमारी जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया थी उसमें जनरल पब्लिक को अलाउ किया गया। अब हमारी जब नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बन गई, तो उस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसको पहली बार लाइब्रेरियन बनाया गया होता। फर्स्ट लाइब्रेरियन कोई तो बनेगा, वो फर्स्ट लाइब्रेरियन थे B.S. केशवन। इनका जो पूरा नाम मिलेगा आपको, बिल्लारी श्याममन केशवन, ठीक है, बिल्लारी, बी से बिल्लारी, एस से श्यामानम और के से केशवन, B.S. केशवन। ये इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, B.S. केशवन इंडिया के पहले लाइब्रेरियन है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहले लाइब्रेरियन है। इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहले लाइब्रेरियन दो अलग पर्सन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहाँ पे वो अंग्रेज बने थे, यहाँ पे ये इंडियन है, ठीक है। चलिए, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से आप ये चीज़ क्या क्या लेके जाएंगे, पहले नाम चेंज हो गया, इंपीरियल लाइब्रेरी से पब्लिक लाइब्रेरी कर दिया, किस एक्ट के अकॉर्डिंग? ये एक्ट 1948 में। पब्लिक के लिए खोल दिया गया 1 फरवरी 1953, किसके द्वारा खोला गया? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। पहले लाइब्रेरियन कौन बने नेशनल लाइब्रेरी के? B.S. केशवन, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। चलिए, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम कर रही है? ठीक है, अब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बन गई है, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करेगी? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, या फिर उसका जो देखरेख करने वाली मंत्रालय है, ठीक है, वो किस मंत्रालय के अंदर में, किस मिनिस्ट्री के अंदर में काम कर रही है? आंसर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? एजुकेशन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, या कल्चर मिनिस्ट्री, या फिर हायर डिपार्टमेंट, या कुछ भी ऐसे बोल दिया जाएगा। आपको आंसर रखना है कल्चर से, याद रखना है, ठीक है। कल्चरल डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इसके जो प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर हैं, ठीक है, ये जो प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर हैं प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह, जो कि डायरेक्टर जनरल, इस समय जो इसकी पोस्ट है ना, उसमें जो सबसे हायर पोस्ट है वो डायरेक्टर जनरल के नाम से आती है। देखिए, लाइब्रेरियन अलग व्यक्ति है, डायरेक्टर जनरल अलग व्यक्ति है, ठीक है, दोनों चीज़ें अलग हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम में जो डायरेक्टर जनरल है लाइब्रेरी के, ये पूछा जाएगा क्योंकि ये सबसे ऊंची पोस्ट है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में सबसे हायर पोस्ट इस समय जो चल रही है वो है जनरल डायरेक्टर। ये है प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह। और जब भी आप एग्जाम में एंटर करने जाएं, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप इस बात को फैक्ट चेक कर लेंगे कि प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल कौन है। हमारे इंडिया में जो भी नेशनल लाइब्रेरी है उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। डॉक्टर प्रोफेसर अजय कुमार प्रताप सिंह, ये राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी के भी अभी इस समय प्रेजेंट में क्या हैं? डायरेक्टर हैं। तो आपके पास दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है, या फिर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन है, दोनों में अगर आपको आंसर देना होगा तो आप देंगे प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह, ठीक है। यही दोनों चीजें अभी, ये दोनों पर्सन आपके पास याद रहने चाहिए। एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारे हमारे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का जिक्र, या फिर हमारे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन में, किस सेक्शन में, वहाँ पे किस आर्टिकल में उसका जिक्र किया जाता है। तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो होगा आर्टिकल नंबर 62। आर्टिकल 62 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 62 7th शेड्यूल में, या आर्टिकल 62 में ये हमें
मिला है, कौन सा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का जिक्र वहां पे किया गया है। ठीक है, देखिए ये लाइन पढ़िए, इट इज अकॉर्डिंग टू द स्पेशल स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। मैंने आपको बताया ना कि भारतीय राष्ट्रीय महत्व की संस्था है कौन, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसको इस नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेरेशन जो दिया गया है वो किस किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 62 सेवंथ शेड्यूल के आर्टिकल 62 में इस लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये बात लिखी गई है, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम जिस आर्टिकल का सहारा लेके मौलाना अब्दुल कलाम जी ने 1 फरवरी 1953 को उसको पब्लिक के लिए ओपन किया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इसका जिक्र मिलता है या किस आर्टिकल में इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, ये था नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कुछ और पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाए या कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये भी बना हुआ है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कितने दिन काम करती है, साल के कितने दिन में काम करती है या कौन कौन से दिन इसमें छुट्टी रहती है। तो बस बहुत इजी है, ध्यान रखना, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया सिर्फ साल में 3 दिन बंद रहेगी और वो कंफर्म 3 डेज आपके पास हैं जो नेशनल हॉलीडे भी डिक्लेयर किए गए हैं, जिसमें रिपब्लिक डे, ठीक है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी है उसमें नेशनल लाइब्रेरी नहीं खुलेगी, 15 अगस्त को नहीं खुलेगी, इंडिपेंडेंस डे के दिन, ठीक है, और महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पे, ठीक है 2 अक्टूबर। इन 3 दिनों को छोड़कर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हमेशा खुली रहेगी। तो अगर साल में 365 दिन हुए, ठीक है 365 डेज हुए, इसमें हम 3 दिन माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो बचते हैं 362। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहीं कहीं फैक्चुअल क्वेश्चन ये दिखा गया था, मतलब मिला है देखने के लिए कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कितने दिन, साल में कितने दिन ओपन रहती है या साल में कितने दिन काम करती है, तो आंसर आएगा आपके पास 362 डेज। ठीक है, ये एक छोटा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन था नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को लेकर। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से दिन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया नहीं काम करेगी या नहीं खुलेगी, तो आपको 3 दिन याद रखने हैं, नेशनल हॉलीडेज हैं इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड महात्मा गांधी का जन्मदिन। ठीक है, चलिए मेरे पास जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी आपको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को देने के लिए वो मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। कोई और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बच रही होगी तो हम लोग जो ये एमसीक्यूज यहाँ पे कर रहे हैं ना, इन एमसीक्यूज में वो सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। चलिए सबसे पहला एमसीक्यू देखते हैं, What was the earlier name of नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का पहला नेम, अर्लियर नेम क्या था, मतलब जब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बना उससे पहले नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किस नाम से जानी जाती थी। ठीक है, देखिए कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी ये उसका सबसे पहला नाम था। ठीक है, कैलकाटा नेशनल लाइब्रेरी ऐसा तो कोई नाम कभी हमने देखा नहीं है, कोई सुना नहीं है। ठीक है, एशियन लाइब्रेरी कलकत्ता ऐसी भी कोई लाइब्रेरी हमारे अभी जो भी हमने वीडियोस में दिया वैसा नहीं है। इंपीरियल लाइब्रेरी नाम से किसी भी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को पहले जब नाम चेंज हुआ था एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग, उससे पहले नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को हम लोग जानते थे इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से। ठीक है, तो आंसर आपका होगा सी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंपीरियल लाइब्रेरी एस्टेब्लिश्ड एट, इंपीरियल लाइब्रेरी कब बनी थी? देखिए मैंने आपको बताया था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी बनी है, ठीक है, और इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी, दो अलग अलग लाइब्रेरीज थी। इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी बहुत छोटी छोटी सेक्रेटरीट लाइब्रेरीज को मिलाकर कंबाइन करके बनाई गई है। अब वो जो कॉम्बिनेशन जो कंबाइन करके बनाई गई थी वो इंपीरियल लाइब्रेरी कब बनी थी? आपका इसका आंसर होगा 1891 में इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरीज जो छोटी छोटी सेक्रेटरीट लाइब्रेरीज को मिलकर बनाई गई थी, उसका आंसर है 1891 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया? देखिए ध्यान से पढ़िएगा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहले लाइब्रेरियन के बारे में बात हो रही है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के फर्स्ट लाइब्रेरियन, इंपीरियल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन नहीं, इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन नहीं, इंपीरियल लाइब्रेरी के फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन नहीं, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के फर्स्ट लाइब्रेरियन के बारे में बात हो रही है। हु इज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया? एस.आर. रंगनाथन सर बिल्कुल नहीं थे, ठीक है, उस समय थे बट इन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया था। बी.एस. केशवन, एस. राधाकृष्णा और म्यूरिक गार्वे, ठीक है, जो भी नाम लिखे हैं। तो देखिए इस सब में सबसे जो हमारे पास आंसर होना चाहिए वो बी.एस. केशवन का। ठीक है, बी.एस. केशवन ऐसे व्यक्ति थे जिनको
सबसे पहले नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का लाइब्रेरियन बनाया गया था। ठीक है, बहुत सिंपल से, जब आपने कंसेप्ट क्लियर किए हो ना, जब आपके पास थ्योरी पढ़ी हुई हो, तब ये सब चीज़ें पढ़ना या ये सब चीज़ें करना आसान हो जाता है। इंपीरियल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे? इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन, जब छोटी छोटी सेक्रेटरीट लाइब्रेरीज को मिलाकर एक लाइब्रेरी बनाई गई थी, तो उस समय इंपीरियल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन बने थे? वो अंग्रेज थे। ठीक है, उनका नाम याद रखना है। यहाँ पे देखिए हमने किस नाम के बारे में बात किया था अभी, जॉन मैकफार्लेन। ठीक है, ये इंपीरियल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन थे। जब इंपीरियल लाइब्रेरी बनी थी, उस लाइब्रेरियन के बनने के बाद इनको सबसे पहला लाइब्रेरियन बनाया गया था, जॉन मैकफार्लेन। ठीक है, नेक्स्ट, इंपीरियल लाइब्रेरी वाज ओपन टू द पब्लिक। इंपीरियल लाइब्रेरी को पब्लिक के लिए ओपन किया गया हो। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कब था कि इंपीरियल लाइब्रेरी को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया? ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने इस बारे में बात की थी कि इंपीरियल लाइब्रेरी है उसको पब्लिक के लिए ओपन किया जाए। ऐसा डेट कब मिलती है हमें? कौन सी डेट है? देखिए 30 जनवरी 1903, ये डेट हमारे पास नहीं आई थी, किसी भी एग्जाम में हम लोग पढ़ रहे थे, ये डेट हमें नहीं मिली थी। 20 जनवरी ये भी नहीं मिली थी। ठीक है, 23 जनवरी ये भी नहीं मिली थी। आंसर इज 13 जनवरी 1903। ये वो डेट है जब इंपीरियल लाइब्रेरी को लॉर्ड कर्जन के आदेश के अनुसार हमें 13 जनवरी को ओपन किया गया था। ठीक है, सॉरी 13 जनवरी को, एक मिनट बेटा, मैं शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, एक मिनट। सॉरी 30 जनवरी, कंफ्यूजन लग रहा था, 30 जनवरी थी बेटा, सॉरी 30 जनवरी 1903। 30 जनवरी को इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी को खोल दिया गया था विद द ऑर्डर ऑफ लॉर्ड कर्जन के ऑर्डर के अनुसार इंपीरियल लाइब्रेरी को पब्लिक के लिए खोला गया था। आंसर होगा आपका फर्स्ट, सॉरी। ठीक है, 30 जनवरी 1903। ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ऑथेंटिक सोर्स है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस पर। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया 13 जनवरी और 30 जनवरी 1903। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी डेज इन द ईयर डज द नेशनल लाइब्रेरी रिमेन्स ओपन? किसी भी साल में जो हमारी नेशनल लाइब्रेरी है वो कितने दिन ओपन रहती है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सिर्फ 3 दिन छुट्टियां हैं नेशनल हॉलीडेज में, जिसमें फर्स्ट है रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, दूसरा है नेशनल इंडिपेंडेंस डे, और थर्ड है महात्मा गांधी जी का जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर। इन 3 दिनों को छोड़कर बाकी सभी साल के बाकी जितने भी दिन बचते हैं 362 डेज, वहाँ पे हमारी नेशनल लाइब्रेरी ओपन रहती है। एक क्वेश्चन ये भी हमें कहीं दिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे चीज़ें इसको क्लियर की। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया रिसीव बुक्स फॉर द डिपॉजिटरी अंडर। द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया रिसीव बुक्स फॉर द डिपॉजिट अंडर डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। देखिए ये चीज़ तो अभी हमारे पास जब हम लोग कर रहे थे, टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे हमें नहीं मिली थी, बट यहाँ पे इन सब चीज़ों को समझ लीजिए। देखिए हमारे पास एक बुक एक्ट है, ठीक है, 1954, ये जो डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट है 1954, ये एक्ट 1954 में बना था। इसको एक बार अमेंड किया जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए प्लीज। 1954 में जो एक्ट बना था वो था डिलीवरी ऑफ बुक, ठीक है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954। इस डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 के बाद इसको अमेंड किया गया 1956 में, ठीक है, बस 2 साल बाद इसमें अमेंडमेंट कर कर न्यूज़पेपर वर्ड भी जोड़ा गया था। एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में न्यूज़पेपर वर्ड या जर्नल, न्यूज़पेपर एंड जर्नल भी जोड़ा गया था, बट यहाँ पे सिर्फ न्यूज़पेपर मिलता है आपको। न्यूज़पेपर 1956 में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, ठीक है। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट में लिखा गया है, ठीक है, इस बात का मेंशन किया गया है कि जितने भी पब्लिशर्स होंगे और न्यूज़पेपर पब्लिशर्स होंगे, न्यूज़पेपर बनाने वाले, बुक्स पब्लिश करने वाले और जर्नल्स पब्लिश करने वाले, इन सभी के पास ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप क्या करेंगे, अपने पब्लिश की गई बुक्स को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में और बाकी 3 और
ऐसी लाइब्रेरीज जिसके बारे में लिखा गया है किसमें, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, न्यूज़पेपर, डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइब्रेरीज, अपनी एक एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट इन लाइब्रेरीज में डिपॉजिट करेंगे। आज व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज था जहाँ पे थोड़ा सा ये डाउट हुआ था कि क्या हमारे जो डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज हैं, हमारे पास 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज हैं, उन 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज में से क्या कोई एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसको हटा दिया गया है। मैंने देखिए यहाँ पे इसका क्लेरिफिकेशन आपको दिया है लास्ट में, ठीक है। ये देखिए, डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1954, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये बात यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। और मैं जो ये डाटा दे रहा हूँ उसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इस डाटा को चुराया है। कहाँ से लिया है? कॉपी पेस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट से। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट पे ये 3 चीज़ें लिखी गई हैं, आप भी जाके आज देख सकते हैं। आज अगर अपनी जाके इस मेरी क्लास के बाद, इस क्लास के दौरान ही आप खोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट पे, या सिर्फ आप डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1954 ये डाल दीजिए, तो आपके पास ये 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज खुल के आ जाएंगी। जिसमें से कौन कौन सी हैं? कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पे है? चेन्नई में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे कहाँ पे है? मुंबई में। नेशनल लाइब्रेरी कहाँ पे है? कोलकाता में। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? दिल्ली में। ये 4 लाइब्रेरीज हैं हमारे पास जो डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज के रूप में काम कर रही हैं, आज भी कर रही हैं, इस क्लास के रिकॉर्डिंग के दौरान या लाइव क्लास के दौरान भी काम कर रही हैं, ठीक है। तो जब भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट पे जाइए, या इंडियन लॉ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाइए, यहाँ से ये लॉ निकालिए। कौन सा लॉ है? डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1954। यहाँ से देख के आप ये 4 पब्लिक लाइब्रेरीज के बारे में देख सकते हैं। तो आज भी यही 4 पब्लिक लाइब्रेरी एज ए डिपॉजिटरी लाइब्रेरी काम कर रही हैं, ठीक है। आई थिंक आज की जो व्हाट्सएप पे ग्रुप में जो डाउट आया था वो यहाँ पे क्लियर हो गया। मैंने फिर से एक बार इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट पे चीज़ें देखी थी, वहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये डाउट नहीं रहेगा कि 4 कौन कौन सी ये चारों में से भी कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन हम लोग इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया रिसीव बुक फॉर डिपॉजिट अंडर डिलीवरी ऑफ बुक, ये हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। हमारा जो इसका आंसर है वो क्या होगा? हमारा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, इंडियन नेशनल लाइब्रेरी इज अंडर होम, इंडियन नेशनल लाइब्रेरी किसके अंडर में काम कर रही है, ठीक है। अभी आपको मैंने एक चीज़ें क्लियर की थी। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किसके अंडर में काम करती है? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आईएलए, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में हमारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया काम कर रही है, ठीक है, इसके अंडर में ये काम करती है। इसको कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन और दिया जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में भी आपको ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही आपको चूज करना है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी? देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि इंपीरियल लाइब्रेरी का फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन कौन था? पहला भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष किस संस्था का? इंपीरियल लाइब्रेरी का। इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? आंसर देखिए, मैकफार्लेन तो किसके थे? ये इंपीरियल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन थे, ठीक है, ये फर्स्ट लाइब्रेरियन थे इंपीरियल लाइब्रेरी के। इंपीरियल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे? मैकफार्लेन। तो सेकंड कौन हुआ? सेकंड नंबर पे आए थे हरिनाथ डे, ये सेकंड थे। और ये सेकंड लाइब्रेरियन के होने के साथ साथ ये फर्स्ट इंडियन भी थे। पहले भारतीय, हरिनाथ डे फर्स्ट इंडियन थे, सेकंड लाइब्रेरियन थे, ठीक है, सेकंड लाइब्रेरियन एंड फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन जो थे इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में, ठीक है। ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बस आपको किसी तरह से बार बार रिवाइज करनी है सो दैट कि आप ये सब चीजें याद कर सकें। द नेम ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता वाज चेंज्ड इन द ईयर। द नेम ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी, ठीक है, जो पहले इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती थी, उसको हम लोगों ने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के नाम से कब चेंज किया गया था? कौन सी ऐसा ईयर है जब ये नाम चेंज हुआ था? ठीक है, वो नाम चेंज हुआ था 1948 में, ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया था, चेंज ऑफ नेम इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी, और ये करके ब्रैकेट में था, वहां पे आंसर लिखा था, आप जो डेट आई थी वो थी 1948 में। तो 1948 एक ऐसा साल है जब हमने इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम चेंज करके
ठीक है, क्या कर दिया था, इसका चेंज, इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया था, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये कब हुआ था, 1948 में हुआ था। चलिए, बाय हुम वाज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ओपन टू द पब्लिक। देखिए, पब्लिक किया जा रहा है किसको, दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी को भी ओपन किया गया था नेशनल के लिए बाय लॉर्ड कर्जन, और यहां पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेशनल लाइब्रेरी को, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को पब्लिक के लिए ओपन किया जा रहा है, किसके द्वारा, बाय होम, किसके द्वारा किया जा रहा है, किसके ने किया था, हमारा राधा कृष्णन सर ने किया था, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, बिल्कुल नहीं किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, बिल्कुल नहीं। आंसर इज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये उस समय के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे जिन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को पब्लिक किया था, पब्लिक के लिए खोल दिया था। ठीक है, पब्लिक के लिए, और डेट क्या थी, 1 फरवरी। कब खोला था, डेट थी 1 फेब, ये भी चीज याद रख लिए, 1 फरवरी 1953 को, 1 फरवरी 1953 को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को पब्लिक किया गया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। ठीक है, ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्लाइंड एंड हैंडीकैप ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। देखिए, हम लोग नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहे हैं, और नेशनल लाइब्रेरी की बात करेंगे तो 2-3 तरह की और हमारे पास नेशनल लाइब्रेरी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्लाइंड, ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्लाइंड एंड हैंडीकैप, ये लाइब्रेरी हमारे पास अवेलेबल है। इसका जो लोकेशन है, ठीक है, इसका जो लोकेशन मिलता है वो है हमारा देहरादून में। ठीक है, देहरादून में नेत्रहीन और विकलांग, ठीक है, नेत्रहीन के लिए, ब्लाइंड एंड हैंडीकैप, ब्लाइंड, यहाँ पे जो वर्ड फोकस करिएगा वो है ब्लाइंड, ब्लाइंड्स के लिए जो नेशनल लाइब्रेरी हमारे पास अवेलेबल है, जहाँ पे सब कुछ ब्रेन लिपि से पढ़ा जाता है, वो हमारे पास अवेलेबल है देहरादून में। ठीक है, याद रखिएगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह से एक मेडिकल लाइब्रेरी भी हमारे पास, मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ पे मिलेगी आपको, एम्स में, एम्स की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे मेडिकल लाइब्रेरी है। इन विच ईयर द नेम ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी वॉज चेंज द नेशनल लाइब्रेरी, ये हमारे पास हो चुका है, इसका 48 क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज अ ब्लॉग होस्ट बाय, यहाँ पे होस्ट होगा। देखिए, नेशनल लाइब्रेरी कुछ पब्लिकेशंस भी हैं, ठीक है, यहाँ पे होस्ट होगा। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू करके एक हमारे पास ब्लॉग है, ठीक है, जो कौन होस्ट करता है, उसको कौन देखता है, कौन चलाता है, कौन ऑपरेट कर रहा है, इसका आंसर आपको मिलेगा कहाँ, नेशनल लाइब्रेरी में। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इस ब्लॉग को नहीं होस्ट करती है, नहीं चलाती है। एस्लिक ये बिल्कुल भी नहीं चलाती है। ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरी का एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड कॉर्पोरेशंस। नेशनल लाइब्रेरी ये चलाती है, डीआरटीसी ये भी नहीं चलाती। ठीक है, तो आंसर आपको क्या, क्वेश्चन क्या याद रखना है, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू जो ब्लॉग है, ठीक है, एक ब्लॉग बनाती है इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू, जो कौन चला रही है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे थे वहां पे ये चीजें नहीं थी, बट अगर आप एमसीक्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर रखनी होंगी आपको। द नेशनल लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफी इज पब्लिश्ड बाय द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। देखिए, एक और आपके पास पब्लिकेशन आ गया है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, नेशनल बिब्लियोग्राफी है तो कौन पब्लिश करेगा इसको, लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आपको पब्लिश करके देती है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, क्या, इंडियन बिब्लियोग्राफी। ठीक है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता ये नहीं करेगी, राजा राम मोहन राय नहीं करेगा, और नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी मिशन इज डन इन हाउ मेनी ईयर्स। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी मिशन, देखिए ये याद रखिएगा, थोड़ा सा एक फैक्चुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी मिशन इज डन इन हाउ मेनी ईयर्स। नेशनल लाइब्रेरी का रिकंस्ट्रक्शन कितने सालों में हो रहा है, या कितने सालों में हुआ था, जो आपका रिकंस्ट्रक्शन हुआ था नेशनल लाइब्रेरी का, वो कितने साल में हुआ था, एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, याद रखना होगा 3 ईयर्स में। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है 3 ईयर्स। एक क्वेश्चन आया था कभी किसी पुराने पेपर में कि नेशनल लाइब्रेरी का जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ था कितने साल में हुआ था, आपका इसका आंसर देना होगा आपको, इसका आंसर है 3 ईयर्स। ठीक, नेक्स्ट
इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज अ ब्लॉग ऑफ, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू, अभी हमने इससे पहले भी एक ब्लॉग देखा था ना, ठीक है। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू, इंडियन लाइब्रेरी, ये दोनों सेम चीज़ है। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू ये ब्लॉग किसका है, इंडियन लाइब्रेरी कोलकाता का है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। विच लाइब्रेरी इज अ लीगल एंटिटी फॉर रिसीव द फ्री कॉपी ऑफ एवरी बुक पब्लिश एंटाइटल टू। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि इंडिया में एक ऐसी लाइब्रेरी है, चार ऐसी लाइब्रेरी है जो फ्री कॉपी लेती हैं या फ्री कॉपी ले सकती हैं एवरी बुक की, पब्लिश्ड हुई हो, वो किसके द्वारा ली जा सकती है। ऐसी कौन सी लाइब्रेरीज हैं जिनको ये राइट है, जिनके पास ये अधिकार है कि वो फ्री कॉपी अपनी लाइब्रेरीज में मंगा सकें। ना सिर्फ कॉपीज बुक की, बल्कि न्यूज़पेपर भी मंगा सकती हैं, periodicals भी मंगा सकती हैं, बुक्स भी मंगा सकती हैं, ठीक है। तीनों तरह की चीज़ें। हॉस्टल लाइब्रेरी, किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी की हॉस्टल लाइब्रेरी ऐसा काम नहीं कर सकती है। डिपॉजिट लाइब्रेरी, देखिए यहाँ पे वर्ड है डिपॉजिट, नॉट ए डिपॉजिटरी, ठीक है। तो ये भी आपके पास आंसर नहीं होगा। यहाँ पे है डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कर सकती है, कम्युनिटी लाइब्रेरी नहीं कर सकती है, ठीक है। तो आंसर होगा आपके पास डिपॉजिटरी लाइब्रेरी। और इसी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोग को समझाया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि इंडिया में ऐसी 4 लाइब्रेरीज हैं, ये 4 लाइब्रेरीज हैं जिनको हम लोग डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज कहते हैं, ठीक है। इंडिया में ऐसी 4 लाइब्रेरी हैं जिनको हम लोग डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज कहते हैं, यही 4 लाइब्रेरीज हैं जिनको हम लोग डिपॉजिटरी लाइब्रेरी। और इनको कौन सा एक्ट अथॉरिटी देता है, डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 में आया था, ठीक है। इसके बारे में भी याद रखिए, ये 1954 में आया हुआ है और इसको एक बार 1956 में अमेंडमेंट किया जा चुका है। और इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ था, इसमें न्यूज़पेपर जोड़ दिया गया था, इसमें न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स, ठीक है। न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल जोड़ के 1956 में इसको कंप्लीट किया, अमेंडमेंट किया था। लेकिन आज भी इसका जो नाम आता है वो 1954 के नाम से ही आता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, इंडिया की जो नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी है, अभी इससे पहले हम लोगों ने नेशनल ब्लाइंड लाइब्रेरी इसके बारे में देखा था, और अभी हमारे पास हम लोग देख रहे हैं नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। मेडिकल लाइब्रेरी अगर आपके पास देखनी हो तो एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स। एम्स की जो लाइब्रेरी है, एम्स की जो लाइब्रेरी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ पे जो लाइब्रेरी है उसी को हम लोग ने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल साइंस के रूप में जाना है। आंसर है आपका इसका दिल्ली। और एम्स कहाँ है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, दिल्ली की, ठीक है। वैसे एम्स तो आजकल बहुत जगह खुल चुका है, ठीक है। बहुत सारे शहरों में एम्स जैसी संस्थाएं खुल चुकी हैं, लेकिन जो इसका प्रॉपर आंसर होगा मेडिकल लाइब्रेरी, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, वो आपकी बनेगी दिल्ली। एम्स की जो दिल्ली लाइब्रेरी है वो इसके इस समय एज ए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल साइंस के रूप में कर रही है। क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ डाउट आ गया है, ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, द Indian National Bibliography is published by, okay, the Indian National Bibliography, हाँ, इसका आंसर मैंने शायद आपको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बता दिया है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। दोनों एक तरह की लाइब्रेरीज हैं, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। इसका आंसर है बेटा सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अगर ये करेक्ट हो तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी, ये क्लियर हो गया है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज, ठीक है। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता, सॉरी मैंने आपको ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बता दिया था, ये आंसर नहीं होगा इसका आंसर होगा सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, यूनिट 1 में कुछ टॉपिक्स छूटे हुए थे, ठीक है। जब मैं अपनी थ्योरी क्लासेस कर रहा था, जब मैं पूरी सब्जेक्ट की क्लासेस कर रहा था, वहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स यूनिट 1 के छूट गए थे, जो ये मैंने डिस्कशन किया था कि जब हम लोग क्लास ख़त्म कर लेंगे, जब पूरी क्लास ख़त्म हो जाएगी, ऐसे कुछ एक यूनिट में 2 टॉपिक्स छूटे हुए हैं जहाँ पे हम लोग करेंगे। इसकी पूरी थ्योरी क्लास ख़त्म होगी, ठीक है। जैसे आज हमने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लिया। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लाइब्रेरियन का एग्जाम हो और वहाँ से नेशनल लाइब्रेरी के बारे में क्वेश्चन ना आए। तो देखिए यूनिट 1 में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हमने कर लिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड हमारे पास है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी
लाइब्रेरी एसोसिएशन, सॉरी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, फाइल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से 100% क्वेश्चंस बनना तय है। अगर यूनिट 1 में कोई क्वेश्चन बना रहा है कोई एग्जामिनर, तो इन टॉपिक्स को छुए बिना नहीं आगे जा सकता। यहाँ से क्वेश्चन उसको 100% बनाने होंगे और बनेंगे ही, अदरवाइज हमारे पास यूनिट 1 में है क्या। अगर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में क्वेश्चन नहीं बना, या राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी पे, राजा राम मोहन पे नहीं बना, यूजीसी पे नहीं बना, यूनेस्को पे नहीं बना, ठीक है, जो 3 बेस्ट प्रमोटर हैं लाइब्रेरी साइंस के, इस पे अगर क्वेश्चन नहीं बने, या फिर फाइल ऑफ लाइब्रेरी साइंस पे अगर क्वेश्चन नहीं बना, तो हमारे पास बचा क्या फिर यूनिट 1 से पढ़ने के लिए। तो ये टॉपिक्स हमें बहुत अच्छे से कवर करने होंगे। आज जो मैंने आपके पास क्लास ली है वो ये टॉपिक हमने कवर किया है किसका, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पास जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी और जो ऑथेंटिक थी, देखिए बहुत सारी बुक्स में ना और बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये खुद देखा, मैं खुद वीडियोस देख रहा हूँ और वहाँ पे मुझे ये भी लगा, अगर मैंने उन वीडियोस को देखा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ बच्चों, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे विजिट करिए, अबाउट सेक्शन में जाइए, हिस्ट्री को देखिए, उसके अबाउट पोर्शन पे जाइए। आपके पास जो भी मैंने यहाँ पे डाटा किया है ना, जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, ये मैंने कॉपी पेस्ट की है, एकदम से कॉपी पेस्ट किया। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं इस बताने में कि मैंने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का डाटा कॉपी पेस्ट किया है, और करना ही है। कौन वहाँ से, अगर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की जो हिस्ट्री लिखी गई है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, वहाँ से अगर आप कोई सोर्स लेके पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप प्लीज़ जाइए। अगर आप इफ्ला के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इफ्ला की वेबसाइट पे जाइए। अगर आप यूनेस्को की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, वहाँ से निकालिए, ठीक है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी वेबसाइट पर जाइए, जहाँ की भी आपके पास ऑथेंटिक वेबसाइट हो वहाँ पर जाइए। लाइब्रेरी साइंस में ये प्रॉब्लम हो रही है, होती है, और मेरे से एक बार गलती हुई थी कि मैंने राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी वेबसाइट पर बिना क्रॉस चेक किए लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन के बारे में चीज़ें डिस्कस कर दी, और वो चीज़ें गलत हुई थी, ठीक है। तो मैंने फिर उसके बाद से यही चीज़ें क्लियर हुआ है कि जब भी आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आप उस डेडिकेटेड वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से चीज़ें निकाल के आप अपनी पीपीटीज में लगाइए, ठीक है। तो ये भी जो भी डाटा मैंने यहाँ पे आपके पास दिया है वो कलकत्ता वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ओके, मोहम्मद, एक क्वेश्चन आ रहा है इनका, व्हाट इज द विजिबल कॉलेज इन लाइब्रेरी साइंस। विजिबल कॉलेज बेटा, इसके बारे में मुझे आपके पास अगर कोई डाउट आ रहा है ना, तो एक बार आप गूगल कर लीजिए, अगर वहाँ से भी नहीं मिल रहा तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। विजिबल कॉलेज के बारे में मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, एक बार फिर भी मैं देख लेता हूँ। विजिबल ना, कोई और डाउट हो तो पूछिए बेटा। कोई और डाउट हो तो पूछिए। एक नीचे कमेंट भी आया था ना कि विजिबल नहीं होगा, इनविजिबल होगा। बेटा शायद ये इनविजिबल है। व्हाट इज आइसबर्ग इन लाइब्रेरी साइंस। आइसबर्ग, कहाँ से टर्म्स आ रहे हैं बेटा, ये सब चीज़ें तो मेरे लिए भी बहुत पहली नई है। नंदिनी जी ने पूछा है सर यूनिट 1 पे को टोटल कितना गैस आएगा। बेटा इन सब चीज़ों पे क्यों आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, कितना आएगा नहीं। देखिए मैंने आपको बताया ना, आप यूनिट 1 आप उठाइएगा, यूनिट 1 से क्या क्या आप मेरे को ये पूछ सकते हैं कि सर आप यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ाएंगे, या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। अभी देखिए एक टॉपिक छूटा था कोल्हापुर यूनिवर्सिटी का, वो मैं अभी नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दूंगा, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वहाँ से पूछी गई है 1-2 बार, वो मैं चीज़ें खत्म कर दूंगा। ये मैं यूनिट 1 जब करा रहा था उस समय नहीं डिस्कस हुआ था। तो यूनिट 1 के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप डिस्कस कर लीजिए। नेशनल लाइब्रेरी देख लीजिएगा, फाइल ऑफ लाइब्रेरी साइंस देख लीजिएगा, यूजीसी, यूनेस्को और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी एसोसिएशन फाउंडेशन वो देख लीजिएगा, फाइल ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ लीजिएगा, लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशंस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंडिया के कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें लाइब्रेरी का लेजिस्लेशन अवेलेबल है, उन्होंने पास कर रखा है, और किस किस, देखो बिल्कुल एकदम अच्छे से समझिएगा कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन किस किस स्टेट में पास है, ठीक है। उनका एक्ट याद रखना पड़ेगा आपको। प्लस
आपको याद रखना पड़ेगा कि किस किस लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में सेस का प्रोविजन किया गया है, सेस है और कितना परसेंट है और किस पे है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या पूछ ले इसके बारे में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे कि किस किस स्टेट में लाइब्रेरी का लेजिस्लेशन है, ये याद रखना है। कितने परसेंट का सेस लगा रखा है उस लाइब्रेरी में, किस प्रॉपर्टी पे लगा रखा है, कितने परसेंट का लगा है, ये याद रखना है। ठीक है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में आप ये पढ़ लेंगे और बाकी जो मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ वो सब चीज़ें याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, कोई और डाउट, कोई और क्वेश्चंस टॉपिक वन, यूनिट वन को लेकर? देखिए, मेरी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी ना, अभी क्या होने वाला है कि हम लोग यूनिट वन को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। अगर कोई डाउट रहेगा, कोई यूनिट वन में कोई पार्ट छूट रहा होगा पहले से, वो करेंगे, प्लस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पहले जब यूनिट वन कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट वन को हल्के में मत लीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, सारे ऑलमोस्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। यूनिट वन में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको याद कर सकें। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस याद करना है, किस किस स्टेट में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है याद रखना है, नेशनल लाइब्रेरी का कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा है याद रखना है, यूजीसी के जितने भी पॉइंट्स हैं याद रखने हैं, राजा राम मोहन राय के कितने भी पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, यूनेस्को का जो भी पॉइंट है वो याद रखना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। क्लासेस रेगुलर होंगी, आज के बाद से क्लासेस रेगुलर होंगी। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स होंगे, सबसे पहले हम लोग यूनिट वन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारी यूनिट वन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो जाएंगे, वो क्लियर हो जाएंगे, तब हम लोग यूनिट टू पे बैठेंगे। यूनिट टू के खत्म करने के बाद यूनिट थ्री, फिर 4, 5 और 6। तो हम लोग का अब जो टारगेट है, देखिए जब मैंने आपसे बात की थी स्टार्टिंग में कि हम लोग 15 फरवरी तक हमने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 15 फेब तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। जो छोटे मोटे टॉपिक्स बच रहे हैं मैं अब ऐसी क्लासेस में उनको कंप्लीट करूंगा और उनके साथ साथ जो हमारे एमसीक्यूज बच रहे हैं, एमसीक्यूज डिस्कशन होंगे, वो यहाँ पे खत्म होंगे। इसका मतलब इस तरह की क्लासेस अब आपकी 5 मार्च तक चलेंगी। ठीक है, 5 मार्च तक आपके पास इस तरह की क्लासेस शेड्यूल होंगी। ओके, अंजलि शर्मा जी, सर रेगुलर क्लासेस रखिए, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। जी बेटा बिल्कुल। ठीक है, अनुपमा गुप्ता, बेटा जो भी टॉपिक डिस्कस होगा कल मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, मैसेज थोड़ा सा पहले डालूंगा ताकि आप लोग रेगुलर क्लासेस में अटेंड कर सकें। ठीक, चलिए, कोई और डाउट? सर एक कैबिनेट कैटलॉग में कितने कार्ड्स आते हैं? बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल मैं जब कैबिनेट वाला डिस्कस करूंगा वहां से बिल्कुल होगा। मोहम्मद सिद्दीकी जगमल, आइसबर्ग्स इज रिलेटेड टू द इन्फॉर्मेशन। बेटा आइसबर्ग के बारे में अभी मुझे क्लियर नहीं है, बट मैं जब भी ये टॉपिक डिस्कस करूंगा ना तो वहाँ पे अगर आएगा तो मैं ज़रूर आपसे बात करूंगा इस टॉपिक पे। ठीक है, ठीक है, रंगनाथन सर के बारे में, बिल्कुल रंगनाथन सर के बारे में भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, रंगनाथन सर को लेकर भी मैं जो एमसीक्यूज होंगे वो कराऊंगा बहुत जल्दी। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, क्लासेस को ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मुझे पता है आप लोग का पेपर 6 मार्च को है। ठीक है, तो 6 मार्च से पहले मेरे को सभी टॉपिक्स के, सभी यूनिट्स के, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, सभी 6 यूनिट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं आपसे। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं करके ही तभी आप लोग की ये बैच ओवर करूँगा। ठीक है, चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अभी क्लास को ख़त्म करते हैं। कल से भी फिर कल जो आपकी क्लासेस होंगी उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पे वहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल, मिलते हैं। जो भी टाइमिंग होगा आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।